हेलो एवरीवन। वेलकम टू केमोफोबिया, केमिस्ट्री का डर कम करने वाला चैनल। आज हम क्या सीखेंगे? टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे, बट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ने से पहले हम वैलेंसी पढ़ लेते, देन विल मूव टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ओके, वैलेंसी क्या होती है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी समझा था। बट वैलेंसी का जो बेसिक मतलब है, किसी भी सिंगल एटम का वैलेंसी, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, उस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान इसके वैलेंस शेल का, वैलेंसी कम्स फ्रॉम वैलेंस शेल। ओके, वैलेंस शेल का जो आउटर मोस्ट शेल है, उसके कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, दैट्स ऑल। अब मैं बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा ये क्यों कह रहा हूं? याद होगा आपको, लास्ट क्लास में हमने समझा था कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग होते हैं। और ये लेन देन कौन से इलेक्ट्रॉन के होते हैं? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के होते हैं। क्यों वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के होते हैं? क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर होता है, इजी टू बाहर एक्सपोज होता है। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन से ये बोलता है हम न्यूक्लियस के साथ सेफ है, न्यूक्लियस हमको खींच के रखा है, तो हम बाहर जाके बॉन्ड नहीं बना सकते इन जनरली। ठीक है, तो इसलिए बाहर के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से दे मेक बॉन्ड, सिंपल सी बात है। जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसके दौरान इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन होंगे ताकि दोनों एटम एक दूसरे को सेटिस्फाई कर पाए, ऑक्टेट फुलफिल कर पाए। तो उसके लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, इसी के बेस पे हम वैलेंसी को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी यही है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होंगे, उसी को हम वैलेंसी बोलेंगे। ऑलराइट, और उस वैलेंसी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, जिसको हम वैलेंसी बोलेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कैसे होगा ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन? तो कोई भी एटम दो तरीके से, मेनली दो तरीके से इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग कर सकता है। ठीक है, सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरीके से पॉसिबल है। और उसी के बेस पे वैलेंसी को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, और एक होता है कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी तब देखने को मिलेगा जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तरफा है। एक तरफा मतलब क्या? दो एटम आपके पास है, ठीक है, एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं, इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। पर उनमें से कोई एक एटम ऐसा होता है जो बोलता है भाई एक काम कर, तो तेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, मैं तुझे वापस कुछ नहीं दूंगा, तेरा इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर कर दे, ट्रांसफर कर दे। कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो तेरे पास एक्स्ट्रा है, जो तेरे पास वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। ये बोलेगा मैं क्यों करूं? ये इसलिए बोलेगा मैं, तू इसलिए कर क्योंकि तेरे वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। मान लो एक hypothetical, तेरे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तेरे को अगर नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनना है तो 8 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या तू 7 इलेक्ट्रॉन मुझसे लेगा? मैं तो देने से रहा, मैं तेरे को दूंगा नहीं 7 इलेक्ट्रॉन। तो तेरा जो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर तो तू मुझे दे देता है, मेरे वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरा 8 हो जाता है। और तू, तेरा भी नुकसान नहीं है एक्चुअली। तू नेक्स्ट नोबेल गैस के जगह पे जो पहले वाला नोबेल गैस था उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करेगा। आगे समझ में? एक और बार रिपीट करता हूं। दो एटम है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसको कह रहा है भाई देख, तू ये इलेक्ट्रॉन मुझे पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दे, मैं तुझे वापस कुछ नहीं दूंगा, बस ट्रांसफर कर दे। इससे मेरा 7 इलेक्ट्रॉन प्लस एक 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और तेरा एक इलेक्ट्रॉन जो था वैलेंस शेल में वो गायब हो जाएगा। बोलेगा तो मेरा क्या फायदा? तेरा ये फायदा है कि तू पहले वाला नोबेल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो गेन कर लेगा, और मैं बाद वाला नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन कर लूंगा। दोनों का फायदा हुआ ना। बोलेगा ठीक है ठीक है, अच्छा आइडिया है, तो मैं ऐसा कर देता हूं। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज एक तरफा बोलो, या फिर इज वन साइडेड। तो कोई एटम इलेक्ट्रोवैलेंसी तब शो करता है जब अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है, या किसी और का इलेक्ट्रॉन खुद ले लेता है। ट्रांसफर मतलब देना थोड़ी होता है, ट्रांसफर मतलब लेना भी है। तो उससे उसने ट्रांसफर किया, मैंने ले लिया। तो जितना इलेक्ट्रॉन मैं लूंगा या जितना इलेक्ट्रॉन मैं छोड़ूंगा एज एन एटम, दैट वुड बी माई इलेक्ट्रोवैलेंसी। समझ में आ गया? आगे बात करेंगे। और जब भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कोई एटम दिखाता है, इन दिस केस आयनिक बॉन्ड गेट्स फॉर्म्ड। मतलब
जब भी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कैसा ट्रांसफर, एक तरफा ट्रांसफर, उस केस में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो हम आगे समझने वाले हैं। क्रिस्टल क्लियर। अब कोवैलेंसी कब कैसा है, मान लो फिर से दो एटम है। अब ये जो एटम है इसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बोल रहे हैं मुझे और चार चाहिए ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, ये भी बोल रहे हैं मुझे और चार चाहिए। तो क्या करें हम दोनों, एक काम कर सकते हैं, ये बोल रहा है तू मुझे चार दे दे और तू पहले नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले, तो मेरा 8 हो जाएगा, तू पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। ये बोलेगा एक काम कर, तू दे दे ना, मैं क्यों छोड़ू चार इलेक्ट्रॉन, तू दे दे, तू भेज दे। बोलेगा यार मैं भी नहीं छोड़ा, तो एक काम करते, हम दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेते। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरे वैलेंस शेल पे 1 2 3 4 है और मेरे वैलेंस शेल पे भी 1 2 3 4 है, हम दोनों एटम और थोड़ा पास आते और मैं तेरे चार इलेक्ट्रॉन को यूज करता हूँ, मतलब शो ऑफ करने के लिए कि देखो मैं ऑक्टेट फुलफिल हूँ, और तू भी मेरे चार इलेक्ट्रॉन को यूज कर ले शो ऑफ करने के लिए कि तू भी ऑक्टेट फुलफिल्ड है। तो मैंने तेरे को चार शेयर किया, तूने मेरे को चार शेयर किया, मेरे पास चार था और चार तूने किया, 8 हो गए। मेरे पास भी चार था और चार तूने शेयर किया, मेरा भी 8 हो गए। ठीक है, तो बेसिकली एक दूसरे को ये सहारा दे रहा है कि तू मेरा दिखावा कर ले, मैं तेरा दिखावा कर देता हूं, तो मैं हम दोनों ऑक्टेट फुलफिल का दिखावा कर लिया, हम दोनों स्टेबल हो गए। तो कोवैलेंसी में होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है ना, व्हेन कोवैलेंसी देखने को तब मिलता है व्हेन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इज टू साइडेड। अब मैं इक्वल लिखूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा टू साइडेड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा तो इक्वल होगा, बट मोस्टली इक्वल ही होता है टू साइडेड। ठीक है, टू साइडेड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जब भी होगा मतलब ये भी शेयर करेगा वो भी शेयर करेगा, कोई ट्रांसफर कंप्लीटली नहीं करेगा। ठीक है, बस ये भी शेयर कर रहे, तू मेरा यूज कर ले ऑक्टेट फुलफिलमेंट का दिखावा करने के लिए, मैं तेरा यूज कर लेता हूँ ऑक्टेट फुलफिलमेंट का दिखावा करने के लिए। तो इस केस में यू गेट कोवैलेंसी। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग होते हैं दैट बिकम्स द एटम में, जैसे एटम ए ने भी चार शेयर किया था, एटम बी ने भी चार शेयर किया था, इसका कोवैलेंसी भी चार है, इसका कोवैलेंसी भी चार है। तो कोवैलेंसी का मतलब समझ गया, कोवैलेंसी का मतलब है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन या शेयरिंग होती है। ओके, अब इसी स्टेटमेंट को, इसी डेफिनेशन को एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड, इसको भी आप वैलेंसी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोवैलेंसी हो कोवैलेंट वैलेंसी। केमिकल बॉन्ड जितने फॉर्म होंगे उसको भी वैलेंसी, अगर दो बॉन्ड बन रहा है वैलेंसी टू, किसी एटम की कोई एटम अगर चार बॉन्ड बनाता है वैलेंसी चार, एंड सो ऑन। अब ये कैसे एप्लीकेबल होता है, ये इसलिए एप्लीकेबल होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं। तो इसीलिए दोनों डेफिनेशन इक्वली वैलिड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल इन बॉन्ड फॉर्मेशन और नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, दोनों एक्चुअली सेम ही नंबर है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन होंगे, शेयरिंग होंगे, उतने ही बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप H2 देखते हो, एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे मान लो आप H2 का कैसा स्ट्रक्चर है, HOH। अब एक बात बताओ, एक बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, एक दो, एक दो। तो हम ऑक्सीजन का वैलेंसी निकालते हैं, ऑक्सीजन का वैलेंसी निकालते हैं, कोवैलेंसी हो कुछ भी हो, बस वैलेंसी निकालते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक दो, तो बॉन्ड के हिसाब से दो बॉन्ड, दो बॉन्ड्स मतलब वैलेंसी इक्वल्स टू टू, परफेक्ट। अब इसी ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग हुए हैं, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हाइड्रोजन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन भी शेयर किया हाइड्रोजन के साथ। आगे डिस्कस करेंगे कैसे शेयरिंग होती है एंड ऑल लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, पर शेयरिंग हुई ना यहाँ पे। और जब शेयरिंग हुए हैं, कितने, दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग हुए, तो दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है शेयरिंग में, तो वैलेंसी कितने हुए, तब भी दो। तो वैलेंसी चेक करने के लिए चेक करो कोई एक एटम कितने बॉन्ड बनाते हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन्स के, अपने इलेक्ट्रॉन्स के, दूसरे के नहीं, अपना कितने इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करवाता है। दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवाया तो वैलेंसी टू, दो बॉन्ड बनाया वैलेंसी टू। क्रिस्टल क्लियर। अब हम इसी इलेक्ट्रोवैलेंसी जिससे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड गेट्स फॉर्म्ड, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते टाइप्स ऑफ बॉन्ड पे। तो एक होता है आयनिक बॉन्ड, या फिर जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर पोलर बॉन्ड भी बोलते हो। दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा एक और बॉन्ड है कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। ये जो तीसरा बॉन्ड है, आप ऐसा मान लो ये एक टाइप की कोवैलेंट बॉन्ड ही है, या फिर कोवैलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल केस है।
तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इन दोनों आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवेलेंसी से रेस्पेक्टिवली फॉर्म होता है। मूविंग फॉरवर्ड, आयनिक बॉन्ड क्या है? जैसे आपने बेसिक समझा, आयनिक बॉन्ड तभी फॉर्मेशन होगा जब इलेक्ट्रोवैलेंसी कोई एटम दिखाएगा, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन साइडेड होगा। समझाता हूं, ट्रांसफर, हाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग नहीं, ट्रांसफर, फोकस करने से वर्ड पे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, रियल एग्जांपल। जैसे मान लो आपके पास सोडियम एटम है, तो आपके पास क्लोरीन एटम है। सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो पुराना पता होता आपको? 2,8,1। क्लोरीन का 2,8,7। तो अगर आप देखो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो दो ऑप्शन है, या तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे, तो ये हो गया 2,8, मतलब नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन गेन, और इसका हो गया 2,8,8 जो कि आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन गेन। तो दोनों एटम ने अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन किया। वर्सेस अब ऐसा भी बोलोगे सर 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इसको ना दे दे, तब भी तो हो जाएगा, तब भी होगा। पर आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अभी अभी सीख के आए हो कि सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कैटेगरी के एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। इसीलिए सोडियम क्या बोलेगा, चल तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन वैसे भी लाइक नहीं करता ज्यादा, मैं छोड़ सकता हूँ इसलिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैटेगरी का हूँ। ठीक है, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि सोडियम अब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद क्या बन जाएगा? Na+ बन जाएगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cl- बन जाएगा। तो ये आपको मिल गया Na+, और ये आपको मिल गया Cl-। अब एक बार बताओ, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,8। तो होगा क्या इस पूरे प्रोसेस से होगा क्या? ये जो Na+ और Cl- है, इनके बीच में क्रिएट होगा एक अट्रैक्शन, क्योंकि जब भी सोडियम से Na+ बना और Cl से Cl- बना, अब ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज, ये बन गया नेगेटिवली चार्ज, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो इन दोनों आयंस के बीच में शुरू होगा अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन? पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखने को मिलता है। इस अट्रैक्शन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जिससे ये दोनों आयंस एक दूसरे के पास आके चुपचाप बैठे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया तो फ्री हो गए, कहाँ जाओगे भैया, क्योंकि ये तो पॉजिटिव, जब तुम्हारे पास नेगेटिव भी चाहिए होगा तुम्हें कोई ना कोई सहारा के लिए। सेम इसका भी कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस जैसा है, स्पीशीज स्टेबल है, पर चार्ज है, तो इसका कोई पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा, तो एक दूसरे के पास फिर बैठ जाएंगे। कंप्लीट ट्रांसफर के बाद ही ये जो क्या हुआ यहाँ पे, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद भी, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद भी ये एक दूसरे से दूर नहीं जा पाए, एक दूसरे के और पास आ गए, बिकॉज ऑफ देयर अपोजिट चार्जेस। क्यों आए? क्योंकि इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड है क्या? कोई बॉन्ड है, कोई ऐसे एक लाइन प्रेजेंट है दो एटम के बीच में, दो आयन के बीच में? एब्सोल्युटली नहीं। दो आयंस अपने फॉर्म किया बिकॉज ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस टू एटम्स, जो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करने में। और उसके बाद जो ऑपोजिटली चार्ज आयन बने, इन्हीं आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, उसी को हम क्या नाम देंगे? उसी को हम नाम देंगे आयनिक बॉन्ड। दैट्स ऑल। क्रिस्टल क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ऑलराइट, दैट्स ऑल, दैट्स हाउ आयनिक बॉन्ड गेट्स फॉर्म। और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग वेयरिंग नहीं होता है यहाँ पे। एक काम करते हैं, हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी NaCl के तो अभी अभी हमने देखा। लेट अस लुक एट KCl, या फिर एक काम करो, KCl आप खुद ही कर लो, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, खुद से ट्राई करो KCl का, जो जैसे मैंने किया। मैं कैल्शियम ऑक्साइड का दिखाता हूँ। इसमें कैल्शियम है, इसमें ऑक्सीजन है। गॉट इट? तो ये जो कैल्शियम है और ये जो ऑक्सीजन है, कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो 2, एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 2,8,2। ऑक्सीजन का क्या होता है? कैल्शियम का ये होगा 2,8,8,2। ऑक्सीजन का क्या होगा? 2,6। तो अगर आप ढंग से देखो, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6।
तो कौन दुखी है? दोनों दुखी है। मतलब मुझे भी नोबेल गैस नहीं मिला कन्फिगरेशन, मुझे भी नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे? कैल्शियम, ऑक्सीजन कैल्शियम को बोल रहा है, कैल्शियम तो एक मेटल है ना, अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना। हाँ मेटल हूं मैं, तो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ना। हाँ तो तू इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और मैं एक नॉन मेटल हूँ, ऑक्सीजन हूँ, मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे नंबर पे आता है, तो मैं एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ। तो मेरे को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तेरे को नहीं चाहिए होगा, तो एक काम कर, दोनों ना मेरे तरफ भेज दे, दोनों का उससे फायदा है। इसने बोला जी मालिक भेजता हूं, क्योंकि फायदा कैसे है? फायदा इस ऐसे है कि ये प्रोसेस जब भी होगा, अब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो कैल्शियम 2+ बन गया, ऑक्सीजन ने 2 ले लिया तो O2- बन गया। तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या, 2,8,8 आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये हो गया 2,6+2 8 नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो कैल्शियम 2+ बना, ये भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर चुका है। ऑक्सीजन 2- बना, ये भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर चुका है। फिर इनको याद आया, अरे हम तो ऑपोजिटली चार्ज स्पीशीज है, अरे एक साथ रहना पड़ेगा जिंदगी भर के लिए अब। तो हमारे बीच में बन गया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन EFOA। इसी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, इसी को हम क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। गेटिंग इट और नॉट? आगे और करते, MgCl2, ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, खुद से कर लेना, इसको करना प्लीज यार, ठीक है। एक और मैं करवाता हूं थोड़ा टफ वाला, Al2O3। तो यहां पे हमारे पास एल्यूमिनियम में कितने, एक नहीं दो है। ऑक्सीजन कितने, एक, दो और तीन। अब जो इलेक्ट यहाँ पे एल्यूमिनियम है, थोड़ा सा जगह लेके करेंगे इसको। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, थोड़ा सा लेट मी हैव सम प्लेस। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,8,3, 2,8,3। तो हमारे पास 2 एल्यूमिनियम है। ऑक्सीजन का कितना है? 2,6, 2,6, 2,6। तो हर एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। हर एक ऑक्सीजन किस लिए रोएगा कि भाई कुछ भी करो, हर एक ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो टोटल 6 चाहिए इनको। एल्यूमिनियम क्या है? बोलेगा अरे मेरे पास 3 है वैलेंस शेल में, मैं एक मेटल भी हूं, तो मेटल हूं तो मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हूं, तो मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहूंगा। ऑक्सीजन बोलेगा ठीक है तुम लोग छोड़ दो, हम लोग नॉन मेटल है तो हम इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैटेगरी के हैं हम, राइट। तो ये हो गए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, और ये हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरा होना चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो पाता है। तो ये 3 छोड़ेगा, ये 3 छोड़ेगा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए? 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 छोड़ने के बाद ये जो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, 6 छोड़ने के बाद ऑक्सीजन बोलेगा अरे मुझे तो 6 थोड़ी चाहिए, मुझे बस 2 चाहिए, ये बोले मुझे भी 2 चाहिए, ये बोले मुझे भी 2 चाहिए। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो निकला बाहर, ये 6 इलेक्ट्रॉन फिर 2 इसको मिलेगा, 6 में से 2 इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। तो हो गया ना 6 इलेक्ट्रॉन का यूज। मतलब इस दोनों एल्यूमिनियम मिलके 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तीनों ऑक्सीजन मिलके 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया, बात खत्म, दोनों खुश। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यही हुआ कि जो एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 बन गया, जो कि एक नियॉन गैस का कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे कितने एल्यूमिनियम है? हमारे पास 2 एल्यूमिनियम है, दोनों एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन यही है नोबेल गैस। एक्चुअली एल्यूमिनियम नहीं है, एल्यूमिनियम 3+ है, क्योंकि दोनों एल्यूमिनियम ने, हर एक एल्यूमिनियम ने 3-3 इलेक्ट्रॉन छोड़ा था। 2 एल्यूमिनियम 3+, हर एक एल्यूमिनियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है, नोबेल गैस जैसा है। और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक्चुअली ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन 2- है, और हर एक O2- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? 2,8 है। अब 2 Al3+ और 3 O2-। एक एल्यूमिनियम के पास 3+ चार्ज, 2 एल्यूमिनियम के पास 6+ चार्ज, एक ऑक्सीजन के पास 2- चार्ज, 3 ऑक्सीजन के पास 6- चार्ज, 6+6-। इक्वली दे कैन न्यूट्रलाइज इच अदर। बोले कहाँ जाएंगे हम एक दूसरे को छोड़ के, लेट्स मेक अ बॉन्ड, हम एक बॉन्ड बना लेते हैं इसमें। और इसी बॉन्ड, इसी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को हम क्या नाम देते? आयोनिक बॉन्ड। तो अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, जब भी यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज के बीच में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज एक तरफ है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज एक तरफ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज दूसरी तरफ है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज एक तरह है, कहा गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज दूसरी तरफ है। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज है, देखो एक हमेशा एक मेटल है, सोडियम अल्काली मेटल, यहाँ पे पोटासियम अल्काली मेटल, मैग्नीशियम कैल्शियम अल्कालाइन अर्थ मेटल, मैग्नीशियम अल्कालाइन अर्थ मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, पी ब्लॉक के मेटल्स। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमेशा मेटल है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे यहाँ पे देख लो, क्लोरीन नॉन मेटल, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है, क्लोरीन नॉन मेटल, यहाँ पे क्लोरीन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, फिर से क्लोरीन नॉन मेटल, ऑक्सीजन फिर से नॉन मेटल। तो मतलब मैं ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं ना कि जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में होता है। मेटल होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। सो आयनिक बॉन्ड गेट्स फॉर्म्ड बिटवीन metals and नॉन मेटल्स ऑलवेज। मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैटेगरी के होंगे, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो नेगेटिव कैटेगरी के होंगे, एंड दैट्स हाउ द होल आयनिक बॉन्ड गेट्स फॉर्म। क्रिस्टल क्लियर? तो बाकी जो होमवर्क दे खुद से करना ट्राई, बहुत ईजी है, जैसे मैंने ये किया, ठीक है। अब ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को फेवर करता हो? तो बड़ा इंटरेस्टिंग पहला फैक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा, इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हो। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी एक ही बात होती है, जो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका? मेटल का। क्यों मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल में चेक कर रहा हूं? अच्छा, आपने आप ये भी ऑब्जर्व किया होगा, जो मेटल होता है ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ के Mn+ बनता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स बेसिकली इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, है ना। तो इसलिए मेटल क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए क्या चाहिए होगा? मेटल्स को एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी तो जिस एनर्जी को हम सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और आयंस बनाने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी, बाहर से आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो टू आयनाइज द मेटल, ये आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ताकि आप एक कैटायन इजिली बना पाओ? डेफिनेटली कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? इसलिए कम होना चाहिए कि आप बहुत कम एनर्जी सप्लाई करो और मेटल अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के कैटायन बना लो। अगर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहता है, तभी तो ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है। और आप ऐसा चाहोगे नहीं कि मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ना ना चाहे। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं तो कैटायन कैसे बनेगा? और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा उसको एनायन कैसे लेगा और एनायन बनाएगा? मतलब दूसरा एटम कैसे लेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एनायन बनाएगा? नहीं बना पाएगा। तो मेटल को बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहिए और कैटायन बन जाना चाहिए, ताकि फिर बाद में जाके कैटायन एनायन के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाए। और बहुत इजीली अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ना है तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। सो मेटल मस्ट हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू। अच्छा, एक बात बताना, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। मतलब आपको हमेशा एनर्जी सप्लाई करना होता है बाहर से, किसी मेटल से या किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ये ऑलवेज, या फिर सिंपली बोलो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है ये पॉजिटिव होता है। इसको बस याद रख लो, बाद में इसको हम यूज करेंगे। अभी तो बस ये है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू मस्ट बी लोएस्ट, कम होना, जितना कम हो उतना अच्छा है। अब दूसरी बात, जो मेटल से जो नॉन मेटल है, उस नॉन मेटल को देखना। नॉन मेटल जो है, जैसे क्लोरीन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, इनको क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन ले लेने चाहिए। और इलेक्ट्रॉन लेने के प्रोसेस में क्या होता है? बाय डिफॉल्ट एनर्जी का एमिशन होता है। बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन के प्रोसेस में एनर्जी का एमिशन होता है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखता हूँ, बेटर रहेगा। और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी की जगह, आयनाइजेशन पोटेंशियल की जगह पे आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखता हूँ। इट लुक्स बेटर, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल है, इट मस्ट बी हाई। हाई मतलब जब इलेक्ट्रॉन कोई नॉन मेटल गेन करेगा तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होनी चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट हो रहा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास या एक सर्टेन ऑर्बिट में आ रहा है इन्फिनिटी से, इस प्रोसेस के दौरान
मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होने का मतलब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा खींच रहा है। ऐसा होना चाहिए ना कि ये जो ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अपने पास खींचना चाहिए, तभी तो एनायन इजिली बन पाएगा। तो एनायन बनेगा तभी बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बन पाएगा और आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो पाएगा। मतलब एनायन फॉर्मेशन आसान होगा जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल भी ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा नेगेटिव होगा, ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा। सो मैं यहां पे लिखता हूं एक, मान लो कोई नॉन मेटल है एनएम, जो कि इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर होता है। इसने एन इलेक्ट्रॉन लिया, लेके एनएम नॉन मेटल एन माइनस बनाया। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटल मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू का मतलब ये है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू है ये नेगेटिव होनी चाहिए। हाई मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव हो उतना अच्छा है, ये जितना कम पॉजिटिव हो उतना अच्छा है, और ये जितना ज्यादा नेगेटिव हो उतना अच्छा है। मतलब उतना आसानी से नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ले पा रहा है और एनायन बना पा रहा है। एनायन बनेगा इजिली, कैटायन बनेगा इजिली, तो बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन भी इजिली होगा। तो कैटायन इजिली बनने के लिए क्या होना चाहिए, बहुत कम एनर्जी देनी चाहिए मेटल को, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, वो भी पॉजिटिव। एनायन इजिली बनने चाहिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बहुत इजिली एक्सेप्ट करने चाहिए। मतलब इस प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन इजिली एक्सेप्ट कब करेगा, जब न्यूक्लियस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब बहुत खींचेगा तो न्यूक्लियस के बहुत पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो एनर्जी एमिशन मैक्सिमम होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, हाँ आपको पता है सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो पॉजिटिव भी होता है ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम इन जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, आगे बढ़ते। देन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जैसे याद करना, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो अगर एक इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो गैप है मेटल नॉन मेटल के बीच का, ये ज्यादा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप होगा, कब होगा, जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और अगर ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ पाएगा और ये इजीली इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल जितना ज्यादा होगा, उतना जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी है वो भी बढ़ेगा। सो ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन का ईज भी इंक्रीज होगा, इस बहुत आसानी से आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर। लास्ट वन इज हाई लैटिस एंथैल्पी। अब ये लैटिस एंथैल्पी क्या है ये हम अगले क्लास में समझेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरा एक क्लास चाहिए होंगे उसको समझने के लिए। अभी के लिए इतना समझ लो, लैटिस एंथैल्पी एक आयनिक कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है। अब जब आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, कंपाउंड मतलब एक मॉलिक्यूल, पहले आपके पास क्या होता है एक बार देख लो। जैसे मान लो आपके पास कोई एम प्लस है, बहुत बेसिक लेवल पे मैं बता रहा हूं, और एन माइनस है या एन एम माइनस है, नॉन मेटल माइनस। तो जो एम प्लस और एन माइनस मतलब ये कैटायन है जिसका अभी नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन इसके पास है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, छोड़ के नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन गेन किया है। और एक नॉन मेटल है एन एम माइनस, इसके पास इसका भी नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन है आफ्टर एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जब अपना अपना इंडिविजुअल आयन है जो एक तरीके से बैठे हुए, जब ये दो इंडिविजुअल आयन अब कैटायन आयन दे अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, तो इन दोनों में अब हो रहा है अट्रैक्शन। इसी अट्रैक्शन के कारण ये एक दूसरे के पास आएंगे और पास आके क्या बनाएगा, एक आयनिक कंपाउंड बनाएगा। तो एक बात बताओ, ये जो आयनिक कंपाउंड बना ये ज्यादा स्टेबल है, या फिर जो इंडिविजुअल आयन जो एक दूसरे से कट आउट थे पहले अट्रैक्शन से पहले, ये ज्यादा स्टेबल है? हाँ, इनका पास नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन तो है, बट दे आर चार स्पीशीज। ये चार स्पीशीज से हमेशा न्यूट्रल स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होता है। तो पहले जो इंडिविजुअल स्पीशीज थे अट्रैक्शन से पहले, ये लेस स्टेबल था, अभी आयनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। मतलब इस पूरे प्रोसेस में जो स्टेबिलिटी है क्या हो रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और एक बात बताओ, जब भी स्टेबिलिटी का इंक्रीज होता है तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी
डिक्रीज होता है। अब एक बात बताना, एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब क्या? मान लो इन दोनों सिस्टम को मिला के पहले एनर्जी था 100 जूल, अभी जब ये आयनिक बॉन्ड बना लिया तो ज्यादा स्टेबल हो गया, तो एनर्जी डिक्रीज हुआ, अभी मान लो 20 जूल अभी एनर्जी है इनका। तो जो बाकी 80 जूल एनर्जी है ये कहाँ गया? ये बाकी 80 जूल एनर्जी इसने खो दिया। ओके, सो हम क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि मैं 80 जूल की बात कर रहा हूं, एमिटेड द रिलीज्ड ड्यूरिंग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। आगे समझ में? लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी, व्हाट डज दैट मीन? तो लैटिस एंथैल्पी वो एनर्जी है, वो एंथैल्पी है जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान खो देता है। अब एक बात बताओ, जितना ज्यादा लैटिस एंथैल्पी खोएगा, मतलब जितना ज्यादा एनर्जी का एमिशन होगा, सिस्टम उतना स्टेबलाइज होगा, आयनिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। तो ऐसा हम बोल सकते हैं ना कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन उतना आसान होगा जब इस प्रोसेस में लैटिस एनर्जी ज्यादा एमिट होगा। मतलब लैटिस एनर्जी एमिट होता है, एमिट होता है मतलब लैटिस एनर्जी पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। सो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है किस फैक्टर पे, लैटिस एनर्जी के साथ कैसे डिपेंडेंट है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना स्ट्रेंथ को अगर आपको आयनिक बॉन्ड का बढ़ाना है, ज्यादा लैटिस एनर्जी एमिट होनी चाहिए, तो ऐसा करेंगे हम मॉड माइनस लैटिस एनर्जी। क्यू माइनस क्यू और मॉड क्यू, कि हम लैटिस एनर्जी की वैल्यू की बात कर रहे हैं और हमें पता है लैटिस एनर्जी क्या है। लैटिस एनर्जी नेगेटिव होता है क्योंकि लैटिस एनर्जी एमिट होता है। और एमिट कब होता है? ये जो आपने कैटायन एनायन बनाया था इनको, अब ये इंडिविजुअल है, इनको पास लाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो जो पास आएगा तब जाकर आयनिक कंपाउंड बनेगा Al2O3। तो इस प्रोसेस के दौरान इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होगा तो मतलब पहले एनर्जी ज्यादा था, अभी एनर्जी कम हो गया, बाकी एनर्जी कहाँ गया फिर? पहले 100 जूल था, अभी 20 जूल मान लो है, तो 80 जूल कहाँ गया? रिलीज हो गया। उसी 80 जूल को आप बोलोगे लैटिस एनर्जी, जो कि रिलीज होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन से। जब दो आयंस ऑपोजिटली चार्ज आयंस पास आते हैं तब जो एनर्जी रिलीज होती है। इसको और डेप्थ में हम समझेंगे, तो मैंने बस आपको बेसिक्स बताया ताकि आप अभी के लिए समझ पाओ। अगले क्लास में हम लैटिस एनर्जी को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आप एक चीज देखो, मतलब एक बॉन्ड बनने के लिए सबसे पहली बात तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होनी चाहिए, और लैटिस एंथैल्पी भी ज्यादा होनी चाहिए। तो लैटिस एंथैल्पी क्या होना चाहिए? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आई लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, लैटिस एंथैल्पी भी ज्यादा होनी चाहिए। अब ये होता है पॉजिटिव वैल्यू, ये होता है जनरली नेगेटिव वैल्यू, ये होता है नेगेटिव वैल्यू। और ये दोनों वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, मतलब दोनों नेगेटिव वैल्यू मिलकर ज्यादा होनी चाहिए, और ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू कम होनी चाहिए, मतलब ये वैल्यू कम होनी चाहिए। मतलब इन तीनों का समेशन, आई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, इन तीनों का समेशन, इनका जो वैल्यू है, समेशन वैल्यू, ये जो सम वैल्यू है, ये जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, मतलब ये दोनों वैल्यू जितना ज्यादा होगा और ये वैल्यू जितना कम होगा, जैसे इसका वैल्यू जितना कम उतना अच्छा है, इसका इनका वैल्यू जितना ज्यादा उतना अच्छा है, मतलब इन समेशन का वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इजीली हो पाएगा। सो द वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वैल्यू, या फिर ऐसा बोल सकते हो, ऐसा मैं लिख लेता हूं, द सम वैल्यू if the sum of I EGE LE is more negative, then ionic bond formation
becomes easier and vice versa. अगर ज्यादा नेगेटिव हुआ तो इजियर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और अगर लेस नेगेटिव हुआ तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन आसान नहीं होगा. क्रिस्टल क्लियर है पूरा. सो दैट इज ऑल अबाउट आयनिक बॉन्ड. एंड आयनिक बॉन्ड किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है, उनके स्ट्रेंथ किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है. अगली क्लास में हम ये लैटिस एंथैल्पी को और ज्यादा डीप में समझेंगे कि होता क्या है लैटिस एनर्जी, और ये लैटिस एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है, और लैटिस एनर्जी को निकाला कैसे जाता है. ठीक है. एंड देन हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे. इस टॉपिक पे आज सच कोई क्वेश्चन है नहीं. ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए टॉपिक बिल्कुल सही है. ठीक है. आयनिक बॉन्ड इज डन. नाउ देन लैटिस एंथैल्पी के बाद विल मूव टू द कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट बॉन्ड. फाइन. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन. अगले क्लास में मिलेंगे. टिल देन बाय बाय.